इंटरव्यू इंडिया के सभी दर्शकों को नमस्कार। दोस्तों, हम सब लोगों के ध्यान में आता होगा कि आज बेरोज़गारी किस स्तर पे है। हर युवा काम धंधे और रोज़गार की तलाश करते हैं। युवा चाहते हैं कि उन्हें नौकरी मिले, काम मिले, उनका कोई रोज़गार शुरू हुए। उसमें भी कोई युवा अगर दोनों पैर का दिव्यांग हो और दिव्यांगता के कारण चलना फिरना, एक जगह से दूसरे जगह जाना उनके लिए कठिन साबित होता हो, तो उनके लिए यह सोचना और भी दोहर होगा। लेकिन एक ऐसे ही जीवट इंसान से आज हम आपकी भेंट कराते हैं जो बचपन से ही पोलियो के कारण, जिनका दोनों पैर पहले से ही दिव्यांग है और उस दिव्यांगता के बावजूद उन्होंने अच्छी पढ़ाई हासिल की, स्वयं को स्थापित किया। आज एक अच्छा खासा डेयरी फार्म चला रहे हैं, 4-5 लोगों को नौकरी दे रखा है, ट्यूशन पढ़ाते हैं और यह सब करने के साथ साथ सामाजिकता से भी जुड़े हुए हैं। खुद के लिए 30-40 हज़ार का महीना कमाते हैं और कईयों के घर चला रहे हैं। समाज के पढ़े लिखे नौजवानों के लिए और दिव्यांग युवाओं के लिए आप एक नज़ीर हैं। आइए मिलते हैं आज के मेहमान आदरणीय दीपक कुमार शर्मा उर्फ बाबा से। बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका इस इंटरव्यू इंडिया के एपिसोड में। दीपक जी, दोनों पैर में आपके पोलियो है। जी सर। ये पोलियो कब हुआ था आपको? सर, जब मैं बचपन में 1.5 साल का था तो नानी बताती थी कि तब उसने आपको पोलियो मार दिया। माने 1.5 साल की उम्र में, यानी जब होश संभाले आप तो आपके पैर में पोलियो था। तो बचपन में चलना फिरना बड़ा दूभर हो गया होगा। आप जब बचपन में जब पोलियो के कारण दूसरे बच्चे उपेक्षा करते होंगे या अपने को कुछ अलग समझते होंगे कि दूसरे बच्चे बड़े संपूर्ण हैं और कहीं ना कहीं हमारे पैर में कोई दिक्कत है, तो बड़े हीन भाव आते होंगे। सर, बचपन में उतना नॉलेज नहीं था। जब धीरे बड़े होने लगे तब एहसास होता था कि हम ये दौड़ नहीं सकते हैं, ये कर नहीं सकते। लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियाँ बीतती गईं और भी कुछ हम मतलब जैसे कि चल नहीं सकते हैं तो कुछ और कर लेते थे, तो हमको ये एहसास हुआ कि हम और कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए कभी ये नहीं समझते कि दिव्यांग हैं, चल नहीं सकते हैं, तो नहीं चल सकते तो क्या हुआ, कुछ तो कर सकते हैं ना। तो इसलिए जो भी करना था बचपन से एक हौसला था कि हमको कुछ करना है। दीपक जी, पढ़े लिखे युवा जो नहीं कर पाते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं कि कोई उनको काम दे, कोई उनके लिए कुछ करे। आपने खुद से अपनी राह बनाई और आज एक बढ़िया डेयरी फार्म चला रहे हैं। आप अपने डेयरी फार्म के बारे में कुछ बताइए। सर, डेयरी फार्म क्या था सर, एक शौक़ था मेरा, गायों से एक लगाव था। और जब मैं गायों के करीब जाता था अच्छा लगता था उनका सेवा करना, ठीक है, उनका मेरे पास बैठना, बुलाने पे आ जाना। तो मैंने सोचा कि इसको मैं एक काम का रूप दे सकता हूँ सर, ठीक है। तो मैंने धीरे धीरे स्ट्रगल करके 1 गाय से 2 गाय, फिर जो भी अर्निंग होती थी मैं अपने गाय को रोटेट करने लगा, ठीक है। मतलब मेरा टारगेट रहता है कि हर 6 महीने पे 1 गाय खरीदूँगा। कब शुरू किया था आपने ये डेयरी फार्म? 2017 में सर। अभी कितनी गाय है आपके पास? 20 गाय हैं सर। कितने लोगों को रखा है आपने? 4 लोगों को सर। तो इनको कितनी सैलरी देते हैं? 6000 सर। रोज़ दूध निकलता है, दूध बेचते हैं? सुबह शाम। हाँ। खुद भी बेचने जाते हैं? जी सर। पहुँचाने जाते हैं? हाँ, डोर टू डोर में खुद जाता हूँ सर। अच्छा। फिर गायों को पालने पोसने के लिए जो सामान उमान, उनके खली चुन्नी और सब खुद ही लाता हूँ, अपने गाड़ी पर रखा स्वयं है। लाते हैं? हाँ। बाद में वो जो गायों की चिंता करना उन कर्मचारियों का काम है। कर्मचारी का, जैसे यहाँ से जैसे मैं अपनी गाड़ियों पे 1 कुंटल का वज़न लेके चलता हूँ पर डे। दीपक जी, आप की शिक्षा दीक्षा क्या है? सर, बचपन में तो मैंने एक गांव में एक स्कूल था सर, वहाँ से मैंने 9th तक पढ़ा। उसके बाद मैंने नगर पालिका में एडमिशन लिया, वहाँ से इंटर किया। इंटर करने के बाद मैंने हरिश्चंद्रा में एडमिशन लिया और वहाँ से मैंने अपनी पूरी पढ़ाई करके फिर मैं कोचिंग पे चला था सर। पूरी पढ़ाई मतलब क्या किया आपने? MSc किया सर। किस सब्जेक्ट से? मैथ से सर। अच्छा। आप ट्यूशन भी पढ़ाते हैं? जी सर, मतलब पढ़ने के लिए पैसों की ज़रूरत होती थी सर, और एक्चुअली में होता क्या था कि मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती थी। तो मैंने छोटे छोटे बच्चों को, मतलब मोहल्ले के बच्चों को फ्री में पढ़ाना शुरू किया। तो उनकी वजह से कुछ और बच्चे आने लगे, तो उनसे मैं 20 रुपीज़ में पढ़ाना शुरू किया था सर। अच्छा। सिर्फ 25 रुपये में। 20 से 25 रुपये में पढ़ाना शुरू किया। और फिर मैं लास्ट तक
मतलब 2500 भी रुपये लेने लगा बच्चों से। दीपक जी रहने वाले मूल रूप से कहाँ के हैं आप? सर ऐसे तो यहाँ जौनपुर के रहने वाले हैं, लेकिन बचपन से अपने नानी के घर रहे हैं जो लोको कॉलोनी में पड़ता है सर। ये ननिहाल है आपका। पिताजी कहाँ रहते हैं? पिताजी तो अब एक्सपायर कर गए सर, पहले वो कलकत्ता रहते थे। और परिवार में कौन लोग हैं? माँ है, भाई भाभी। भाई कहाँ रहते हैं? मुंबई में सर। क्या करते हैं वो? वो डाई का काम करते हैं। अच्छा दीपक जी ये बताइए कि जब आप ट्यूशन पढ़ा रहे थे या आपका एमएससी मैथ से क्लियर हुआ है, आप ट्यूशन पढ़ाने शुरू किए, उस समय कभी ख्याल नहीं आया कि हम टीचर बने या सरकारी नौकरी पाएँ, क्योंकि आप लोगों को रिजर्वेशन भी है, वेटेज भी है, तो कभी ऐसा दिमाग में नहीं आया? सर एक बार की बात है सर कि मैं गया था स्कूल में एडमिशन लेने सर, नगर पालिका में। हाँ, तो वहाँ कहा गया कि अरे इन लोगों को तो कोटा होता है, हर चीज़ में को कोटा मिलता है, इन लोग तो कुछ 10% भी काम कर दें तो और सब कोटा हो जाता है सर। तो इस वजह से आज तक मैंने अपने हैंडीकैप का ना कोई वो किया, मतलब जैसे प्रमाण किया जाता है, प्रमाण पत्र भी नहीं बनवाया आपने? और ना उनसे पेंशन लिया, कुछ नहीं। मैंने जितनी भी काम की जर्नल किया सर। वो बात चुभ गई आपके दिल में? हाँ सर, उसी दिन से मैंने फिर, और जॉब के लिए सर, जॉब मुझे कितना दे सकता था, एक बंद के रहता, एक बंद के ही कमाता, इसलिए मैंने शुरू से एक बिज़नेस ही किया सर। ट्यूशन पढ़ाया, काम किया और उसके बाद डेयरी फार्म डाल दिया। अब इसको एक अच्छे स्तर पे, मतलब 1000 गाय के स्वरूप में ले जाऊंगा मैं। आप गणितज्ञ हैं, अच्छा गणित लगाते होंगे, और निश्चित रूप से 1 से आपने 20 किया तो हम लोग की शुभकामना है कि उससे आप 1000 में 2000 एक बार यहाँ चंदौली गया था लीड बैंक में, तो मैंने कहा कि कुछ लोन वोन कर दीजिए। हाँ, तो उन्होंने उल्टे ही कहा कि मेरे को कितना कमीशन दोगे? मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए मुझे। फिर मैंने गायों का बोला कि मेरे गाय पे, ग्रामीण हम लोग हैं, किसान हैं, अगर हम लोग की गाय मर जाती है तो 1 लाख 1.5 लाख 50,000 की नुकसान हो जाती है, इंश्योरेंस की कुछ फैसिलिटी दे दीजिए। तो वो भी नहीं मिला। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है चलिए जाने दीजिए। कोई भी काम शुरू करने के लिए लोगों को बड़ा भटकना पड़ता है, ऑफिस जाना पड़ता है। आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, खुद दूध पहुंचा रहे हैं लोगों के घर पे। यह आमतौर पर देखा जाए तो इस काम के लिए भी लोग दूसरों को रखते हैं, लेकिन आपने कर्मचारियों से केवल वो काम लिया जो उनसे लेना चाहिए, बाकी अपने हाथ में रखा है, शायद आय व्यय वगैरह सुरक्षित हो इसलिए। यस सर। आप जब दूध देने जाते हैं तो लोगों का नज़रिया आपके प्रति क्या रहता है? सर कुछ लोगों को तो ये लगता है कि मतलब ये दूध वाले हैं। अच्छा। कुछ लोगों को जो एजुकेटेड हैं वो कहते हैं बताओ कितना अच्छा काम कर रहे हैं, खुद मतलब कमा के खा रहे हैं, मांगने का काम नहीं कर रहे हैं। स्कूलों वगैरह में पढ़ाने का भी कभी प्रयास किया आपने? सर एक बार मैंने पढ़ाया था सर। हाँ, किसी के कहने पे मैंने मैथ के बच्चों को मतलब 1-2 घंटा समय दिया था। और फिर एक बार ये क्या कहते हैं DRM ऑफिस में कैंप लगा हुआ था, तो मैंने वहाँ पे स्पोकन क्लास का बच्चों को दिया था, जैसे मुझे DRM से अवार्ड भी मिला था स्पोकन के लिए। आपने चूँकि ठीक है आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, डेयरी फार्म चला रहे हैं, और आप मैथ से MSc हैं। जी सर। तो उस गणित का प्रयोग आप कहाँ सर लगा तो रहे हैं डेयरी में सर, बढ़ा रहे ना, 1 से 20 किए ना। अच्छा, वो पूरा गणित आप डेयरी में ही लगा रहे हैं और आगे भी उस डेयरी में ही लगाएंगे। आज इसमें कितना फैट होना चाहिए, कितना उसमें मिनरल होना चाहिए, ये सारा चीज़ लगा तो रहे हैं इसमें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप ये बताइए कि इस काम में आपको कौन कौन लोग सहयोग कर रहे हैं? सर जो मेरे स्टाफ हैं उन्हीं को मैं सबसे श्रेय दूंगा कि वो स्टाफ नहीं, वो भाई की तरह 4 स्तंभ हैं मेरे। हाँ, और कहीं से पैसे, जब आपको लोन नहीं मिला तो कहीं से और पैसा आपने कहाँ से लिया? कुछ नहीं सर, मैंने थोड़ा सा सब्र किया, और जो मतलब मेरे पास पैसे आते थे दूध को, उसको मैंने धीरे धीरे स्टोर करना शुरू किया, और उससे ही मैंने ये चीज़। सर स्टार्टिंग में होता है क्या ना सर कि आप जब वर्क करते हैं तो वर्क ज़्यादा होता है, अर्निंग कम होता है, और धीरे जब करते जाते हैं तो क्या होता है, अब क्या होता है कि श्रम कम हो जाता है और अर्निंग ज़्यादा हो जाता है सर। इसीलिए मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि जब आप काम सोचते हैं तो बहुत हार्ड लगता है, करने लगेंगे तो छोटा हो जाएगा। आप मैथ के टीचर हैं तो मास्टर साहब और सर कहते होंगे लोग, आप दूध बेचते हैं इसलिए दूध वाले भी कहते होंगे लोग, आपको बाबा भी लोग कहते हैं, दीपक बाबा कहते हैं, इसके पीछे कहानी क्या है? सर इसके पीछे ये कहानी है कि हम सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं सर, तो सुबह उठने के बाद पाठ पूजा तो लगा ही रहता है, करना चाहिए। क्योंकि एक जीर्ण मंदिर थी सर, तो मैंने अपने मतलब एजुकेशन से जो कमाता था तो उसका कुछ श्रम जो था मैं मंदिर में लगाता था, तो मंदिर को मैंने बनवाने लगा। तो लोग होता क्या ना सर कि आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, जो कोई बढ़ता है तो उसको पीछे सपोर्ट करते हैं,
तो जब मैं मंदिर को बनवाने लगा तो उसमें उन लोगों को लगा कि अरे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि पूजा पाठ कर रहे हैं, गरीबों को भोजन करा रहे हैं, भंडारा करा रहे हैं, मंदिर की हर व्यवस्था को रख रहे हैं, तो उन्होंने एक बाबा शब्द दे दिया। जैसे कोई आया बाबा, तो इस तरह बाबा नाम पड़ गया थोड़ा सा। दीपक जी, आप एक एस्टेब्लिश पर्सन हैं आज के डेट में, काम धंधे के और पढ़ाई लिखाई हर स्थिति में बहुत सारे लोगों को आपसे प्रेरणा मिलती है। आप जो पढ़े लिखे वो बेरोज़गार जो युवक हैं, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ जो दिव्यांग नहीं है और आज वो भी काम धंधा उनके पास नहीं है, नौकरी उनके पास नहीं है, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? सर सिंपल से है कि मतलब वो ऐसा फंडा है कि आप एक सोचिए कि एक घर है सर, तो एक घर में कितने मेंबर रह सकते हैं? अगर आप चाहें सबको समेट लें तो पूरी दुनिया समेट नहीं जा सकती है। तो इसलिए मैं ये सबको यही कहना चाहूँगा कि कब तक नौकरी के पीछे भागेंगे। एक लिमिट है सर, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई भी जॉब हो, कोई फैक्ट्री हो, उसमें 100 कर्मचारी कर सकते हैं। अगर मतलब मान लीजिए 500 लोग हैं तो उनको 500 लोगों को रोज़गार नहीं दी जा सकती है। तो भगवान ने आपको रोज़गार के लिए नहीं पैदा किया है, आपको भेजा है तो आप कमा भी सकते हैं, आप कुछ कर भी सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं हर बेरोज़गार को यही कहना चाहूँगा कि अपने शिक्षा पे और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। खुद सोचिए करना क्या है मुझे, और जब वो सोचेंगे तो अपने आप में बेस्ट करेंगे। सचिन तेंदुलकर अगर जॉब करता तो क्या इतना अच्छा कमा सकता था, इतना अच्छा नाम बना सकता था? कभी नहीं। अपने जो दिव्यांग बंधु हैं समाज में, वो कभी कभी भाग्य और किस्मत की बात मान लेते हैं कि मेरे साथ जो है मेरे किस्मत में था, इसलिए हमें इसी के साथ अब जीना है और कुछ नहीं करना है। आपने उन किस्मत के लकीरों से आगे बढ़ कर के एक सफलता का झंडा गाड़ा है, दिव्यांग बंधुओं के लिए एक प्रेरणा के स्रोत है। और आप जैसे अन्य अग्रज लोग जो भी इस क्षेत्र में बड़े आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, वो सारे लोग प्रेरणा स्रोत हैं। दिव्यांग बंधुओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर सोच को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सोच उसी मतलब गड्ढे के पानी तरह होता है जो महक जाता है, कुछ नहीं करता। बहते हुआ पानी बनना चाहिए। जब आप बहता हुआ पानी बनेंगे तो हर एक लोग इस्तेमाल करेंगे आपको। तो आप ये तो सोच दीजिए, छोड़ दीजिए सोचना कि आप दिव्यांग हैं। आपका संबंध कुछ दिव्यांग बंधुओं से पड़ता है? लोग आपसे मिलते हैं? किसी का भी कोई मसला आ जाता है, कोई फॉर्म भरवाना होता है या कोई दिक्कत आ जाती है तो पूछते हैं कि क्या होगा, मोटिवेट करते हैं? हाँ, जो उसको राय मिलता है अच्छा देते हैं उनको कि ऐसा मत करो, ये करो। जैसे आप सफल हैं, क्या आपने ऐसा कोई मिशन चला रखा है या बना रखा है कि बेरोजगार युवाओं को या दिव्यांग बंधुओं को भी सफलता के कुछ गुर सिखाएंगे? सर अभी तो पहले मैं बहुत ज़्यादा मतलब ये कहूँगा कि जब मैं खुद स्टेबल हो जाऊँगा, हाँ, तो मोटिवेशन नहीं दूंगा, मोटिवेट भी करूँगा और उनको रोज़गार भी दूंगा, छोटे छोटे रोज़गार, जिसे मैं किसी को देने लायक तो पहले बन जाऊँ, तब मैं कुछ कर पाऊँगा। किसी को सोच और एडवाइस देने से सर बहुत उनको भी बुरा लगेगा। हाँ, मैं उसको कोई काम दे सकूँ या उसके लिए कुछ कर सकूँ तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, आपने एक नज़ीर पेश की है। अभी आप भले ही 1 से 20 कर लिए हैं, आगे और 200 होंगे, 2000 होंगे, लेकिन एक चीज़ है कि जब व्यक्ति पढ़ा लिख लेता है, स्थापित हो जाता है, बेरोजगारी दूर हो जाती है, रोज़गार सृजित कर लेता है, तो बात आती है घर बसाने की। तो दीपक बाबा के घर कब बस रहा है? सर एक्चुअली में देखिए, सबसे पहले चीज़ है कि मेरे को भी अपना मतलब अच्छा सा लिविंग लाइफ चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, अच्छा माहौल। कोई ऑफर, कोई परिवार, लड़की? अभी नहीं सर, अभी एक्चुअली में मेरा ये वर्क पीरियड चल रहा है। मैं यही मान चल रहा हूँ कि अभी मेरा समय चल रहा है काम करने का। जब आराम करने का समय होगा। कितनी उम्र है इस समय आपकी? 28 ईयर्स। तो अब तो ये शादी की उम्र है। जी सर, लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ, कोई बैकग्राउंड ना होने की वजह से सारा चीज़ मुझे खुद ही लेके चलना है। तो ऑफर कोई आएगा या कोई परिवार के लोग लाएंगे रिश्ता, तो आपको कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत नहीं अभी सर, अभी देखा जाएगा फिलहाल। अभी जब तक हम स्टेबल नहीं हो जाएंगे तो कुछ नहीं करेंगे सर। बहुत सुंदर दीपक जी। और सरकार से क्या मदद लेना चाहेंगे आप, या क्या चाहते हैं कि सरकार को दिव्यांगों के लिए या बेरोजगारों के लिए क्या करना चाहिए? सर सरकार तो बहुत कुछ कर सकती है और करती भी है सर, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ हमारे दिव्यांग भाई हैं जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं सर। कहीं पे होता है एजुकेटेड नहीं है, कहीं ऐसा होता है कि वो सब कुछ होते हुए बाद उनके पास पेपर वे में कट जाते हैं, कहीं ऐसा होता है कि वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। तो सरकार तो हर तरह से मदद करना चाहती भी है और करती भी है सर। और क्या चाहते हैं आप? सर सरकार से यही आग्रह है सर कि जो ऐसे दिव्यांग व्यक्ति मिले वो सरकार उन्हें ढूंढे, ताकि सरकार वहाँ तक पहुँच सके, क्योंकि दिव्यांग व्यक्ति वहाँ सरकार तक नहीं पहुँच सकता, लेकिन सरकार हर जगह पहुँच सकती है। नहीं, आप भी एक जगह पीड़ित हुए, अगर आपको
समय पर बैंक से लोन मिल गया होता सर आज बहुत आगे होते, तो आप और आगे होते। आज मेरे पास 100-200 गाय होती। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस बात को सरकार तक पहुंचानी चाहिए आपको? सर सरकार उनको सपोर्ट करती है ना जिनके पास पैसे होते हैं, हाँ, ये- फटाफट उनका काम हो जाता है। नहीं जो ये तो- रिश्वत देते हैं, सर मैं बैंक में गया था, मुझे खुल के कहा गया था। किस बैंक में गए थे आप? हाँ मैं गया था UBI में गया था, और फिर जैसे एक था HDFC था, मेरे यहाँ खाता खुलवाइए 1 लाख से खुलवाइए, आपको इतना ये नहीं, देंगे। किस बैंक में आपसे वो घूस की मांग की गई थी? सर वो थे सब बैंक एम्प्लॉय नहीं थे, वो क्या कहते हैं उसको, ब्रोकर थे सर। ब्रोकर थे। जी सर, वो क्या थे सर, तो मेरे को नहीं चाहिए। इस बात को लिखा पढ़ी गवर्नमेंट को करना चाहिए, आपको RBI को करना चाहिए, ताकि वो दूसरे लोगों के लिए शायद एक अच्छा रास्ता बन जाए। इस दिशा में भी आपको सोचना चाहिए था। बहरहाल दीपक जी, ईश्वर करे कि आपका और आगे डेयरी फार्म बढ़े और आप और कुछ करें, हम सबकी शुभकामना है। आप इंटरव्यू इंडिया को अपना बहुमूल्य समय दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दीपक शर्मा और बाबा, जो एक बेहतर ढंग से अपना डेयरी चला रहे हैं, कई लोगों को रोज़गार दिए हैं और अपने इस व्यापार को काफ़ी ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।